Welcome students, this is the second part of accounts of holding companies. In this video, we will cover some remaining topic of this chapter. Let me start. सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के टॉपिक से। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है? जब एक जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करती है, तब हम जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं, और इस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है जब अमाउंट ड्यू को कंप्यूट किया जाता है। जब भी हमें कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो हमें एसेट के रिवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के ऊपर प्रॉफिट होता है तो अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम इसे हमें ऐड करना होगा, और अगर लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें ऐड करना है, और अगर लॉस होता है तो हम इसको माइनस करेंगे। प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और लॉस अगर होता है तो हमें डिडक्ट करना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इलस्ट्रेशन 11 से आपको क्लियर होगी। इसके अंदर बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2005 की एच और एस की, और शेयर कैपिटल दोनों के हमें गिवन है, रिजर्व हमें दोनों के गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दोनों का है, क्रेडिटर्स हमें दोनों के गिवन है। तो जब हमें अमाउंट ड्यू कंप्यूट करना है तो हमें इन तीनों जो कंटेंट हमें गिवन है इसको हमें कंसिडर करना होगा, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को भी, रिजर्व को भी, और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को भी। और एसेट साइड के अंदर हमें कंसिडर करना होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हमें डिडक्ट करना होता है 10,000। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 70% शेयर है। 70 का मतलब कि होल्डिंग के पास अगर 70% शेयर है तो बाकी जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा और वो कितना होगा, 30% का। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑन 31 मार्च 2005 द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट ₹5,50,000। फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ, और जो रिवैल्यूएशन हुआ वो 5,50,000 में हुआ। तो हमें इस रिवैल्यूएशन के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसका कंपैरिजन हम फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू से करेंगे जो हमें बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है सब्सिडरी कंपनी की, दैट इज़ 5 लाख, और जो बाहर हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ 5,50,000। दैट मीन्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होने की वजह से रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट हुआ। तो अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 50,000 का, वो हमें ऐड करना होगा। तो अमाउंट ड्यू हम कंप्यूट कैसे करेंगे? जो आइटम्स हमें बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में गिवन है सब्सिडरी कंपनी की, तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 दैट इज़ 4,10,000, और इस 4,10,000 में से हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होगा, और जो प्रॉफिट हमारे पास रिवैल्यूएशन से आया 50,000 उसे हमें ऐड करना है 4,60,000, और इसमें से 10,000 के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया, तो अमाउंट जो टोटल अमाउंट हमारे पास आई 4,50,000। लेकिन ये टोटल अमाउंट ड्यू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे शेयर्स जो है वो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं करे हैं, तो हमें उसका जो प्रपोर्शन है वो कंप्यूट करना होगा। 70% शेयर एक्वायर किया है, तो इस 4,50,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4,50,000 का जो 70% है वो होगा होल्डिंग कंपनी के लिए अमाउंट ड्यू, और जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो आएगा। तो हम 4,50,000 को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, 70% एंड 30%। 70% दैट मीन्स 70% अगर हम 450 का कंप्यूट करते हैं तो वो आता है 3,15,000, और 30% अगर हमने कंप्यूट किया दैट इज़ 1,35,000। तो जो ये 1,35,000 है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर कंप्यूट किया है 1,35,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हुआ, और अमाउंट ड्यू हो गया 3,15,000। इस अमाउंट ड्यू का कंपैरिजन हमें अमाउंट पेड के साथ करना है। पेड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इन्वेस्टमेंट के सामने जो अमाउंट होती है, क्योंकि उसने इतना पैसा बाहर इन्वेस्ट किया है, तो ये जो अमाउंट है वो अमाउंट पेड हो जाती है। इसका कंपैरिजन हम अमाउंट ड्यू के साथ करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3,15,000। तो हम यहाँ से हमें ये क्लियर है कि जो अमाउंट ड्यू है वो ज़्यादा है और पेड कम है। जब भी अमाउंट ड्यू ज़्यादा होती है,
पेड कम होती है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कैपिटल रिजर्व, और इस कैपिटल रिजर्व को हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करना है। तो हम 315 में से 2,60,000 को माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा 55,000 का, इसको हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में दिखाएंगे। तो हम दोबारा से बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी ये। इसमें शेयर कैपिटल आएगी ये होल्डिंग कंपनी की होगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कंप्यूट किया। रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो बैलेंस आएंगे ये होल्डिंग कंपनी के होंगे। कैपिटल रिजर्व हमारे पास अमाउंट ड्यू और अमाउंट पेड का डिफरेंस होता है। लायबिलिटीज़, जो रिमेनिंग लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो हम दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। ऐसे हम एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को शो नहीं करेंगे क्योंकि ये म्यूचुअल ओइंग है। दोनों तरफ इसका जो इफेक्ट है वो दोनों तरफ है, तो हम दोनों तरफ से इसको एलिमिनेट कर देते हैं। उधर से सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल रिमूव हो जाती है और उधर से जो इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर मनी इन्वेस्ट किया है उसको हमें एलिमिनेट करना होगा। तो दोनों आइटम्स को हम दिखाने की बजाय दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो रिमेनिंग जो दो आइटम्स हैं वो सन्ड्री एसेट है, वो दोनों कंपनीज की हैं, एच और एस की। तो हम इन दोनों को ऐड करके दिखा देंगे और यहाँ से दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है इनको हम कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं। इससे पहले जितने हमने इलस्ट्रेशन करे हैं 1 to 11, तो वहाँ पर हमने यही अज्यूम किया था कि सब्सिडरी कंपनी को जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया है इसके शेयर्स को, वो लास्ट डेट को एक्वायर किया है, बैलेंस शीट की लास्ट डेट को एक्वायर किया है। इसीलिए बैलेंस शीट के अंदर जितने भी प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी के दिए होते थे तो उनको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाता था। कैपिटल नेचर का मतलब प्री प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक्विजिशन की शेयर होती है और जो डेट होती है शेयर को एक्वायर करने की और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने की जो डेट होती है वो दोनों अलग अलग हो सकती है। तो इन केस हम क्या करेंगे, सब्सिडरी कंपनी के जो रिजर्व होंगे, जो प्रॉफिट होंगे, जो एक्वायर करने से पहले के हैं, तो उनको प्री प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है और उन एक्वायर करने के बाद का जो प्रॉफिट होगा, उसके बाद के जो रिजर्व होते हैं वो पोस्ट प्रॉफिट होते हैं, पोस्ट रिजर्व होते हैं। तो दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो रिजर्व है, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। जो एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट होगा वो होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और जो एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट है दैट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्योंकि एक्वायर करने से पहले का है तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जो एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट होगा दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। जो प्रॉफिट प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम। प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट को अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम ऐड किया जाता है। लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है क्योंकि वो रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है तो उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड करके दिखाते हैं। तो इनकी जो कैलकुलेशन होती है प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की एक एग्जांपल के थ्रू हम बता सकते हैं। प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन के जो प्रॉफिट क्या है, अगर हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की बात करें तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। इसमें एक एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने के जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर करे हैं, तो इस डेट को अगर एक्वायर करे हैं तो इससे पहले का जो प्रॉफिट होगा, प्रीवियस प्रॉफिट ऑन दिस डेट विल बी ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है और इस डेट के बाद का जितना भी प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कि अगर शेयर्स 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर करे हैं तो प्रॉफिट 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होता है। तो प्री और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को कंप्यूट करने के जो फॉर्मूलाज हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम कैसे कंप्यूट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा, ओपनिंग जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन होगा, तो हमें ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में ऐड करना होगा ओपनिंग जनरल रिजर्व का बैलेंस। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तभी ऐड होगा अगर वो प्रॉफिट का बैलेंस है, लेकिन अगर वो लॉस का बैलेंस है तो उसको हमें डिडक्ट करना होगा और इन दोनों के टोटल में से हम डिडक्ट कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करे हैं।
तो वहाँ से हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो हमें कंप्यूट करना है पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना प्रॉफिट हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, एक्वायर करने के बाद जितना हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कि ड्यूरिंग द ईयर जितना हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो हम ऐड कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होगा कि क्लोजिंग प्रॉफिट में से हमें ओपनिंग प्रॉफिट को माइनस करना है। ऐसे ही ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में भी क्लोजिंग जनरल रिजर्व में से हमें ओपनिंग जनरल रिजर्व को डिडक्ट करना होगा। तो वहाँ से हमारे पास ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आ जाता है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कंप्यूट करने का हम सेकेंड मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर हमें ओपनिंग प्रॉफिट हमें गिवन है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हुआ, लेकिन अगर लॉस है तो हम उसको डेबिट में दिखाते हैं। फिर हमें ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व दिखाना होगा डेबिट साइड में, और ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा। फिर जो यहाँ की बैलेंसिंग फिगर आती है तो वहाँ से हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाता है। इस तरफ हमें क्लोजिंग प्रॉफिट भी शो करना होगा। यहाँ पर हमें क्लोजिंग प्रॉफिट को भी दिखाना होता है, जो हमारा क्लोजिंग प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो इधर आएगा, और अगर लॉस हुआ तो हम यहाँ पर शो करेंगे, और जो दोनों साइड का डिफरेंस होगा दैट इज़ करंट ईयर प्रॉफिट। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है, और जो हमें एक्वायर करने वाली डेट को पुराना प्रॉफिट या रिजर्व का बैलेंस गिवन था वो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कंप्यूट करने का हमें एक और मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर हमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसमें प्री की तरह ही फॉर्मूला होता है। लाइक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L के अंदर ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, और वहाँ से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं। और अगर हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कंप्यूट करना है तो यहाँ पर ओपनिंग को हम क्लोजिंग से रिप्लेस कर देंगे। क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे, और जो हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है तो उसको भी हमें यहाँ से माइनस करना होगा। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, इधर ये वाला मेथड ऑप्ट करके या फिर हम अकाउंट बनाकर, और या जो सेकंड मेथड अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें हम ऐड करते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन की जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूँगी। तो इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है 12th एग्जांपल, यहाँ पर फॉलोइंग इज द जो बैलेंस शीट है वो H लिमिटेड और S लिमिटेड की 31 मार्च 2005 को गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L, क्रेडिटर्स, तो ये दोनों के बैलेंसेस हैं। हमें सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस को कंसिडर करना होगा अमाउंट ड्यू कंप्यूट करने के लिए। अमाउंट ड्यू हमें कंप्यूट करनी है तो हमें इन तीनों को ऐड करना होगा। एक्विजिशन का जो परसेंटेज है वो 70% है। 70% का मतलब जो रिमेनिंग 30% है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के पास है। अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम हमें इस 10,000 को डिडक्ट करना होगा क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स को हमें माइनस करना होता है। नाउ आगे और भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2004। हमें जो बैलेंस शीट गिवन है वो गिवन है 31 मार्च 2005, लेकिन हमने एक्वायर कर लिया था 1 अप्रैल 2004। तो ये ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरा साल शेयर्स उस कंपनी के हमारे पास थे, लेकिन हमारे पास इस डेट के भी सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस गिवन है, रिजर्व का भी है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी है। दैट मीन्स यहाँ जो बैलेंसेस गिवन है वो एक्वायर करने से पहले के बैलेंसेस हैं। तो ये जो प्रॉफिट होगा वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों ही अमाउंट हमें कंप्यूट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व का बैलेंस भी गिवन है ओपनिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है।
तो इसके अंदर हम लोग पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस जो हमें बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो इन दोनों के टोटल में से हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो वहाँ से हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाता है। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए हम ये वाला मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्लोजिंग P&L लेना होगा, क्लोजिंग जनरल रिजर्व लेना होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होगा और प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट भी माइनस करना होगा जो अभी हमने ऊपर कंप्यूट किया। तो क्लोजिंग जो बैलेंसेस है वो हमें बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है। क्लोजिंग जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 लाख का है, P&L का बैलेंस 60,000 का है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें 10,000 के गिवन है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हमने डिडक्ट किया, तो वहाँ से हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जितना हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे आएगा, क्लोजिंग प्रॉफिट में से हमें ओपनिंग प्रॉफिट को डिडक्ट करना होगा और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के लिए भी क्लोजिंग जनरल रिजर्व में से हमें ओपनिंग जनरल रिजर्व को माइनस करना होगा। क्लोजिंग प्रॉफिट का बैलेंस 60,000 है, क्लोजिंग जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 लाख है। तो हम पहले क्लोजिंग प्रॉफिट में से ओपनिंग प्रॉफिट को माइनस करेंगे। ओपनिंग प्रॉफिट 20 है, तो हमने 60 में से 20 को डिडक्ट किया और क्लोजिंग जनरल रिजर्व में से हमने ओपनिंग जनरल रिजर्व को डिडक्ट किया। 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का हुआ और 1 लाख में से 30 को माइनस करेंगे तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 70,000 का हुआ। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1,10,000 का पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आता है और ये पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट 1,10,000 का होगा। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है इसको हम अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम ऐड करते हैं और जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है इसको हमें बैलेंस शीट के अंदर शो करना होता है, क्योंकि ये एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट है। इसके अंदर होल्डिंग का भी पार्टिसिपेशन होगा, होल्डिंग कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें पहले अमाउंट ड्यू कंप्यूट करना होगा। अमाउंट ड्यू के लिए हमें क्या करना होगा, जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इन दोनों को हम होल्डिंग और माइनॉरिटी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, तो वो हमें 3 लाख गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, इस 3 लाख को होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड करना होगा और जो हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आया था 40,000, इसको भी हम होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर देंगे। शेयर कैपिटल में होल्डिंग कंपनी का शेयर और प्री एक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी का शेयर, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वहाँ से हमारे पास अमाउंट ड्यू आ जाती है। 3 लाख में होल्डिंग कंपनी का 70% बनेगा 2,10,000 और 40,000 में 70% होल्डिंग कंपनी का बनेगा 28,000। तो वहाँ से जो अमाउंट ड्यू है 238,000 हमारे पास आ जाएगी, जो हमें यहाँ पर कंप्यूट करके गिवन है। तो हमने करना क्या है, शेयर कैपिटल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, होल्डिंग और माइनॉरिटी। होल्डिंग का 70% है, माइनॉरिटी का 30% है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। होल्डिंग और माइनॉरिटी का जो होल्डिंग का शेयर है वो है 70% और माइनॉरिटी का शेयर है 30%। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो वहाँ से हमारे पास अमाउंट ड्यू आ गई। अमाउंट ड्यू 2,38,000 की है। इसका फिर हम कंपैरिजन अमाउंट पेड के साथ करेंगे तो यहाँ पर ड्यू ज़्यादा है, पेड कम है। अगर ड्यू ज़्यादा पेड कम है तो 22,000 का हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा और इसको हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है। अब हमें रिक्वायरमेंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंप्यूट करने की। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 आइटम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट
और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट। शेयर कैपिटल हमें जो गिवन थी दैट वाज 3 लाख, इट वाज 3 लाख। तो हमने सबसे पहले शेयर कैपिटल को डिवाइड किया, 3 लाख को हमने होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर दिया। होल्डिंग का शेयर 70% है, माइनॉरिटी का 30% है, तो 3 लाख का 70% हुआ 2,10,000 और माइनॉरिटी का 30% हुआ 90,000। उसके बाद हमारे पास जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट था 40,000 का, इसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, होल्डिंग और माइनॉरिटी। इसका 70% 28 और माइनॉरिटी का होगा 30% 12,000। अब जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है तो इसको भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट 1,10,000 है, इसको भी हमने होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड किया 77 और 33,000। अमाउंट ड्यू के लिए हमने एक तो कैपिटल को लिया था और दूसरा हमने प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट को लिया था। अगर हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेना है तो हमें तीनों में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है वो हमें लेना होगा। पहले शेयर कैपिटल का शेयर, उसके बाद प्री एक्विजिशन का शेयर और पोस्ट एक्विजिशन का शेयर। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो शेयर है वो 90,000 का है, प्री एक्विजिशन 12,000 का है और पोस्ट एक्विजिशन 33,000 का है। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा 90,000 प्लस 12 1,02,000 प्लस 33,000 1,33,000। तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो हमारे पास 1,33,000 आ गया। इसको हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के बाद शो करना होगा। इस तरह से हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर का शेयर कंप्यूट कर सकते हैं। अब जो पोस्ट एक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी का शेयर आया था, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट 1,10,000 था। इसके अंदर हमने होल्डिंग कंपनी का शेयर 70% कंप्यूट किया, दैट इज़ 77,000। और जो ये 77,000 है इसको हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट में ऐड कर देंगे क्योंकि एक्वायर करने के बाद का ये प्रॉफिट है। तो आपको बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की शो करनी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो हम दिखाएंगे 1,35,000 का। रिजर्व होल्डिंग कंपनी के आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होल्डिंग कंपनी का होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये 1 लाख का है और प्लस जो एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट है तो उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, दैट वाज 1,10,000 का 70%। क्रेडिटर्स हम दोनों के ऐड करके दिखाएंगे, ये दोनों को ऐड करके दिखाएं। एसेट साइड में हमने सन्ड्री एसेट दोनों की ऐड करके दिखा दी। इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व जो था, हम अमाउंट ड्यू और अमाउंट पेड को कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास गुडविल आई थी, तो गुडविल को हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाना है, दैट वाज 22,000। तो हमने वो 22,000 को यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L दोनों का गिवन है और यहाँ पर भी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2005 के गिवन है। इन्वेस्टमेंट का नंबर हमें गिवन है 37500। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज कंप्यूट करनी पड़ेगी कि इस कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स को एक्वायर करा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, कितने शेयर एक्वायर करे इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल शेयर्स कितने थे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल हमें गिवन है और एक शेयर की वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर आप शेयर कैपिटल को पर शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो वहाँ से हमारे पास नंबर आ जाता है। तो अगर हम 5 लाख को 10 से डिवाइड करते हैं तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स का नंबर हुआ 50,000। और अगर आप होल्डिंग कंपनी का एक्विजिशन का परसेंटेज कंप्यूट करना चाहते हैं तो जितने शेयर्स एक्वायर करे हैं 37500, इसको हम डिवाइड कर देंगे 50,000 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो जो परसेंटेज हुआ दैट इज़ 75%। तो 75% शेयर होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करा, 25% जो शेयर है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। तो सबसे पहले हमें यही कंप्यूट करना होगा। इसके बाद फिक्स्ड एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, तो हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है। इसका जो रोल है वो क्या होगा, अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम हमें इसे डिडक्ट करना होगा।
एस लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो 1 अप्रैल 2004 को एक्वायर करे, फर्स्ट डेट को एक्वायर कर लिए थे, लेकिन बैलेंस शीट हमें लास्ट डेट की गिवन है। अगर आपको इस डेट का कोई भी रिजर्व गिवन होगा, कोई भी P&L गिवन होगा, तो वो एक्वायर करने से पहले का होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, और इसको हमें अमाउंट ड्यू कंप्यूट करते टाइम ऐड करना है। तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है, 1,10,000 के जनरल रिजर्व है, 10,000 का P&L का बैलेंस है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से वो आ गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ओपनिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इन तीनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2005। अब हमें कंप्यूट करना होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें करंट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए ये हमारे पास रिजर्व और प्रॉफिट के क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, और यहाँ से हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं 1 लाख और 10,000। तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट का 10,000 का है, और ओपनिंग 10,000 का है और क्लोजिंग 45 का है। दैट मीन्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ 45 में से 10 को डिडक्ट करेंगे 35,000 का, और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ओपनिंग जनरल रिजर्व 1,10,000 का था और क्लोजिंग जनरल रिजर्व 140 का है। तो 30,000 ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है और 35,000 का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट हमारे पास 65,000 का आ जाएगा। तो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है दैट इज़ 65,000 का। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कंप्यूट करने के लिए हमें जो 3 अमाउंट्स है उनको हमें डिवाइड करना होगा। होल्डिंग कंपनी की शेयर, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है, तो ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 5 लाख, इसको हमने होल्डिंग और माइनॉरिटी के शेयर में डिवाइड किया 75% और 25%। उसके बाद जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट को भी हमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड करना होगा, और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को भी हमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड करना होगा। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास अमाउंट ड्यू आ जाती है। तो ये दोनों कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में 75% हमने कंप्यूट किया, तो वहाँ से हमारे पास अमाउंट ड्यू आ गई। अब आपको अमाउंट ड्यू और अमाउंट पेड का कंपैरिजन करना है। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो अमाउंट है वो या तो कैपिटल रिजर्व होगा और या फिर गुडविल आएगी। तो यहाँ पर पेड ज़्यादा है, ड्यू कम है, ड्यू कम होने की वजह से गुडविल आ जाती है। गुडविल 19375 की है, और इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। अब आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए हमें 3 आइटम्स के अंदर माइनॉरिटी का शेयर कैलकुलेट करना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में, प्री एक्विजिशन में और पोस्ट एक्विजिशन में, और रिमेनिंग परसेंटेज कितना है 25% है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट हमने इन तीनों को ऐड किया। इन तीनों को ऐड करके 25% कंप्यूट किया, तो वहाँ से हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के बाद शो करेंगे। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा उसको रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, और इसको हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट में ऐड कर देना है। अब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की दिखाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो भी हमने कंप्यूट किया रिजर्व होल्डिंग कंपनी के आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होल्डिंग कंपनी का होगा, और इसके अंदर जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है इसके अंदर हमने होल्डिंग कंपनी का शेयर कंप्यूट किया, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल अमाउंट हमें बाहर शो करनी है। क्रेडिटर्स हम दोनों के ऐड करके दिखाएंगे, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट दोनों की ऐड करके दिखाएंगे, करंट एसेट दोनों की ऐड करके दिखाएंगे। गुडविल हमारे पास पेड और ड्यू का डिफरेंस था तो उसको हमने शो किया। तो यहाँ तक ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का टॉपिक हमारा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू काफ़ी हद तक कवर हो जाता है।
Remaining topic of this chapter I will cover in next video. Thank you.